एक सैलाब आता है, आप पानी को गलत जगह से काट देती है हुकूमत के लिए, हमने इलाकों को बचाना है, आप अपनी जमीनें बचाते हैं, अपने लैंड्स बचाते हैं, अपनी आप फसलें बचाते हैं, उसमें गरीब आदमी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। वो चोरियां पकड़ने के अहल नहीं है, वो चोरियां पकड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है, और हम गरीब जमींदार को जाके कहते हैं ऐदी बजाओ, एनू डांग मारो सर पे। किसान टैक्स चोर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, इस मुल्क का मजदूर टैक्स चोर नहीं है। और आपकी पार्लियामेंट क्या कर रही है? कहने को तो हाफिज है, वो फरज जो है वो टपोरिया, यानी इन लोगों ने फैसले करने हैं। ये चलेगी इस तरह से असेंबली? लोचों को, लफंगों को उठा के मेरे सर के ऊपर बिठा दे, मैं ऐसे निजाम को नहीं मानता। कातिल की गर्दन तो काटे, रेपिस्ट को सरेआम कोड़े तो पड़े, इंसाफ तो हो ना इस मुल्क में, मैं ये कह रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त मुजम्मिल सोहरावर्दी। आपको पता है हफ्ता और इतवार को मुजम्मिल साहब को हम खींच लाते हैं कि वो आएँ, और क्योंकि ये इस्लामाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ ऐवान इक़्तिदार के मुख्तलिफ धड़ों में ये बहुत मूव करते हैं। मुजम्मिल साहब के पास अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, इसलिए मैं इनको लेके आता हूँ खींच कर। मुजम्मिल भाई, बड़ी मुश्किलें पड़ गई हैं। अब सुना है कि सदर जो है वो ज़िद्दी बच्चे की तरह ज़िद करके बैठे, कौमी असम्बली का इजलास ही नहीं बुला रहे। कह रहे हैं पहले PTI की मखसूस नशस्तों का फैसला करो। अब 3 दिन रह गए हैं तो आईनी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये तो कोई बहरान नहीं पैदा हो जाएगा? सदर साहब जो है ना वो सेफ एग्जिट मांग रहे हैं। सदर साहब को पता है कि उनकी 9 मार्च को इम्यूनिटी खत्म हो जानी है। उन्होंने 2 दफा आइन तोड़ा है, आप मेरी बात समझें। वो उन्होंने काफी कुछ किया हुआ है। वो एक सेफ पैसेज और इम्यूनिटी मांग रहे हैं कि मैंने जो आइन तोड़ा है, जो मैंने और गंद किया हुआ है, मुझे जाने के बाद तंग नहीं किया जाएगा। आपको पता है वो PTI से तो आउट है, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया था और PTI तो उनसे पहले ही बहुत नाराज है। तो वो अब जाती दफा अपना सेफ एग्जिट जो है बार्गेन कर रहे हैं, उस आपको पता है सेटलमेंट हो ही जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। नहीं तो ये इसके लिए वो क्या कहते हैं, हमारी एक उर्दू की मिसाल है कि बकरी ने दूध दिया लेकिन मेंगनियां कर दी, तो उनको ये करने की जरूरत थी, पहली बात कर लेते ऑफ द रिकॉर्ड। पहले अगले नहीं बात कर रहे थे, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा चलो इस बहाने बात तो होगी ना। मेरी पहले तो कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं था। नहीं लेकिन अच्छा, ये अगलों का भी मसला है, वो हर वक्त रिएक्टिव मोड में क्यों रहते हैं, प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? हाँ, उन्होंने भी कोई बात नहीं की, उनका ख्याल था व्हाट ही कैन डू। उन्होंने कहा नहीं आई कैन डू, फिर आई कैन डू, ही कैन डू, वी कैन डू में फिर अब सेटलमेंट हो जाएगी। अब जब पंजाब असेंबली का इजलास हो गया, सिंध का हो गया है, KP का हो रहा है और बलूचिस्तान का हो रहा है, तो क्या कौमी असेंबली का अकेले सदर साहब लेके तो नहीं बैठ सकते? नहीं तो जाते जाते अपना क्या गंद कर रहे हैं बेसिकली, अपना इस मुल्क को कम मुश्किलात हैं कि बजाय लोग मुश्किलें आसान करें। पहले सप्तान ने किया, अब आरिफ अलवी कर रहे हैं। इन लोगों ने ठेका उठाया हुआ इस मुल्क में बदअमनी पैदा करने का। सप्तान साहब के लिए तो मेरा मतलब है कि हमने कल सारी बात कर ही ली थी कि एक DG एंटी करप्शन काफी था, तो हजूर को भी ये बताया जा रहा है कि ये जो खबरें आ रही है ना कि 9 मार्च को सदर का इंतखाब रख दिया है, उनको समझ आ रही है कि मैं 11 मार्च को गिरफ्तार भी हो सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। तो हार्ड बार्गेन है, वो अपना सेफ पैसेज और सेफ एग्जिट मांग रहे हैं कि मुझे रिटायरमेंट के बाद तंग ना किया जाए और मुझे वो किसी केस में ना बुलाया जाए। तो बार्गेन मांगना उनका राइट है मुबश्शिर, ये तो अब आप उनको मतलब सेफ पैसेज मांगना तो उनका राइट है। नहीं यार, आप पहले ही गैर कानूनी हरकतें नहीं करते ना यार। ये क्या बात है कि आइन भी तोड़ो और उसके बाद अपना किल भी करो। बस अब इसके 2 ही हाल है, यहाँ तो सदर साहब छुट्टी चले जाए और कायम मकाम सदर दस्तखत कर देगा, तो यहाँ सदर साहब जो है वो मेरा मतलब है कि खुद दस्तखत कर देंगे। लेकिन ये मैं इस्लामाबाद में हूँ, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 दफा आइन तोड़ा हुआ है। एक दफा तो जो कासिम सूरी वाली पेंडिंग है, जो वो इन्होंने अदम एतमाद में तोड़ दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी आइन टूटा है, वो अभी पिटिशन पेंडिंग है। तो ये सदर ना रहे हैं और वो लगाई जाए तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 इस पे और उन पे और कासिम सूरी और सब पे लग जाए। और एक दफा इन्होंने आइन तोड़ा है, तो 2 दफा आइन तोड़ने की वजह से फंसे बैठे हैं। नहीं, वैसे फंसना तो उनको कई चीज़ों पे चाहिए। याद करें कि ऐवान सदर से उठ के आर्मी चीफ की समरी पे साइन करने की बजाय ये लाहौर आ जाते थे, ज़मान पार्क में मीटिंग करके तमाम मामला तय करके फिर वापस जाते थे और फैसले करते थे।
इन्होंने तो मुल्क के सदर की जगह एक पार्टी की गुलामी कर ली थी। तो ये कैसा रोल रहा है इनका? तब तो इमरान खान ने इनको कहा था ना, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पे साइन कर दें और आर्मी चीफ वाली पे एतराज लगा दें। पर मसूफ को ये बताया गया था कि इस एतराज लगाने की एक कीमत है और वो आप दे नहीं सकते, तो मसूफ ने दोनों साइन कर दी थी, खान की बात नहीं मानी थी। एवं चक्कर ही लगाया था, जमान फारूक का बात नहीं मानी थी। आपको याद है फवाद चौधरी ने बाहर आके कहा था कि अभी ऐवान सदर से एलामिया जारी होगा, सदर आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर सदर मिलकर गए और एलामिया जारी होगा। तो एलामिया नहीं जारी हुआ था, दस्तखत जारी हो गए थे। अच्छा, अब क्या एलामिया आएगा? पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी या और पार्टियों में बंदर बांट हो जाएगी? और पार्टियों में बंदर बांट हो जाएगी। तो कब तक इलेक्शन कमीशन इसका दे रहा है फैसला? पर आराम से कर देगा, क्या जल्दी, 8-10 दिन लगाएगा, क्या जरूरत है जल्दी करने की? तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कोई सीट? नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने लिस्ट ही नहीं दी हुई पहले, तो आईनी तौर पे नहीं मिल सकती उनको। आइन तो नहीं, कानूनी तौर पे नहीं। मेरे सामने एक बड़ी लिस्ट है और बड़ी तशवीशनाक लिस्ट है कि कौमी असम्बली के MNAs के लिए 1.5 अरब रुपए तनख्वाहें और मुराद के लिए तजवीज़ किए गए हैं। 100 तरह के अलाउंसेस हैं इसमें। ये कौमी असम्बली में तो आते ही वडेरे शडेरे हैं, फिर ये अलाउंसेस, ये तनख्वाहें, ये बिजनेस क्लास टिकट्स, ये कोई मजाक नहीं बना दिया इन्होंने इस मुल्क का? मुबशर भाई, पूरी दुनिया में मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स की सैलरी होती है, पूरी दुनिया में मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स के पर्क्स होते हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। आप दुनिया का एक मुल्क मुझे बता दें जहां मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फ्री काम करते हैं या जहां मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की कोई सैलरी नहीं होती? दुनिया में एक मुल्क बता दें जहां मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और हुकूमत के अरकान जो हैं अवाम से कुर्बानी करने का मांगते रहते हैं और अपने लिए मुराद लेते रहते हैं। एक जगह बताएं जहाँ पे अरबाब इख्तियार वालों की बिजली फ्री है, गैस फ्री है, पानी फ्री है, पेट्रोल फ्री है। कोई एक जगह बताएं मुझे भी बाहर, मैं भी आपको बताता हूँ। नहीं, जो बिजली गैस फ्री है वो तो सरकारी अफसरान की फ्री है ना जी, उस पर तो हम डिबेट कर सकते हैं कि जी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पर्क्स जो हैं वो ठीक हैं या नहीं है। नहीं है पार्लियामेंटेरियंस के भी, ये तो अवाम की खिदमत करने आते हैं, ये खिदमत का तरीका है। वो तो देखे ना जी, वापडा के सारे एम्प्लॉइज की बिजली फ्री है, या जर्नल आर्मी की फ्री है, या आप कह लें कि और कोई हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फ्री है यूनिट्स। तो आप जरूर इस पर बात की जा सकती है कि इनको नहीं मिलनी चाहिए या मिलनी चाहिए, लेकिन ये जजेस को मिलती है और जो ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है, फिर वापडा के एम्प्लॉइज लेस्को, फेस्को, डेस्को, पेस्को को मिलती है। तो मेरा मतलब है वो तो एक लंबी लिस्ट है और जरूर जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट की कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि हुकूमत को गाड़ियां सारी ले ऑफ कर देनी चाहिए और जिसकी जो गाड़ी है वो अपनी लीज करा ले, गवर्नमेंट सैलरी में लीज, जैसे प्राइवेट सेक्टर करता है। गाड़ियां ओन करने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। इस तरह में जो बिजली के यूनिट, पेट्रोल, ये सब कुछ देना बंद होना चाहिए। आई एग्री टू इट कि ये खत्म होना चाहिए सिलसिला। इसमें बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिफॉर्म पाकिस्तान को चाहिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हवाले से हमें करनी पड़ेगी। मुसीबत ये है कि ये सारी एम्प्लॉय जो पर्क्स हैं ये ग्रेड 19 से ऊपर हैं और उन्होंने ही फैसला करना है, उन्हीं को मिल रही हैं और ये अवाम की खिदमत करने आ रही है ना। नहीं, ये अफसरान की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपके साथ सियासतदानों को गाली निकालने के हक में नहीं हूँ। मैं गाली तो नहीं निकाली, मैंने गाली तो नहीं निकाली। पॉलिटिशियंस की बहुत बैशिंग की जाती है, हालांकि हमें पॉलिटिशियंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। नहीं, फेयर इनफ, लेकिन मैं गाली नहीं निकाल रहा, मैं एक सवाल कर रहा हूँ। बात यह है कि मैंने देखा में मैसेजेस जी लोगों ने करने कर दिए हैं, मतलब इन लोगों से पूछ ले कि फिर मेरा मतलब है कि सरकारी अफसरान की मराद भी ले आए, जजेस की मराद लानी चाहिए ले आए। और अब अपना तो फिर खाली सियासतदानों की क्यों फीड कर रहे हैं जी? मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक पूरे मुल्क में हर किस्म की सब्सिडी नहीं खत्म होगी, जब तक पूरे मुल्क में सब्सिडी नहीं खत्म होती, मुराद नहीं खत्म होती, तो फिर अवाम से कुर्बानी क्यों मांगी जा रही है? मैं आपके रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पाकिस्तान, जिसे मिसाक मईशत कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे कुर्बानी यकसा मांगी जाए, वो तब तक नहीं होगा जब तक ये इत्तेफाक के राय से फैसले नहीं हो, क्योंकि आपकी और मेरी और सबकी जेब काटनी है।
और यार पहले हमारी तो गर्दनें कट गई हैं अवाम की, तो अब जेब इनकी कहां से कट रही है? ना इनको टैक्स चोरी पे पकड़ा जाता है, ना इनको मनी लॉन्ड्रिंग पे पकड़ा जाता है, ना इनको अपना जो है वो आमदनी के जराए के ऊपर पकड़ा जाता है, ना इनको अकरा परवरी के ऊपर पकड़ा जाता है। यानी हर चीज से जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। गला तो अवाम का कट रहा है, इनकी कहां जेब कट रही है? मुबशिर भाई, पाकिस्तान में अवाम टैक्स नहीं देती है। आप यार अवाम खून देती है। मेरा मतलब है, आप चले मेरे से एक बात पे मुक लें जरा, आप एक मिनट ठहर जाए। ये आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो है ना, खास तौर पे जो बाहर से पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, उनके जहनों में ना गलत किसी ने डाला। नहीं सुन ले, अब आप मेरी बात सुन ले। ऐसा करते हैं, एग्रीकल्चर पे टैक्स है कि नहीं है? चले बताएं मुझे। एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं है। नहीं है? अच्छा, लोगों का मुतालबा है कि होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको फर्क बताता हूँ। जमीन के ऊपर वो टैक्स देता है, पानी के ऊपर वो टैक्स देता है, बीज के ऊपर वो टैक्स देता है, खाद के ऊपर वो देता है, फार्मर डीएपी के ऊपर वो देता है, और अगर वो कनक लगाता है तो हुकूमत तयन करती है कि इसकी कीमत क्या होनी है, और वो किसी और को बेच नहीं सकता, किसी दूसरे ज़िले में भी नहीं बेच सकता जब उसके पर कानून बनता है। अगर आपने उसे टैक्स लगाना है तो फ्री मार्केट इकॉनमी करनी पड़ेगी। वो सारी उठा के फार्मर अमेरिका एक्सपोर्ट कर देगा, अपनी गंदम आपको नहीं देगा, आपको यहाँ पे लाख रुपए की रोटी नहीं मिलनी। लगाएं टैक्स आप जरा। फिर टैक्स का मतलब है फ्री मार्केट इकॉनमी। ये जो है ना, पढ़े लिखे लोग, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं होता कि पाकिस्तान टैक्स नहीं दे रहा। यार ये इसके ऊपर भी टैक्स दे रहा हूं हर, आप देखें। नहीं, एक मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने। इस मुल्क में टैक्स, मेरी एक अर्ज सुन लें। नहीं, जैसे लोग मैं टैक्स से नफरत पैदा करते हैं। मेरी जान, एक मेरी अर्ज सुन ले। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के साथ, नहीं, मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि आप जरा इसका भी हवाला देख लें कि टैक्स टू जीडीपी का आपका रेशो क्या है। आपको 5 अरब रुपया जमा करना है तो आप बिजली में 5 रुपया बढ़ा देते हैं सबके लिए। भाई जो 3 मरले के ऊपर बिजली यूज कर रहा है, जवाब दे लेने देना जरा वो ज़राअत वाली का। मुबशिर भाई, मैं एक कारोबार करता हूँ, उसके इनपुट्स हैं, उसका रॉ मटेरियल है, सैलरीज है, उसके बाद जो मेरी इनकम है उस पर मैं टैक्स देता हूँ। नहीं, आप देते हैं, लेकिन एक फर्क है। मैं क्यों नहीं, मैं फर्क बता रहा हूं। अगर आप सुन लें तसल्ली से, अगर हुकूमत ये तयन करेगी ना कि आप 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते महीने का, तो फिर मैं मानता हूं। लेकिन यहां पे फार्मर के लिए हुकूमत तयन कर रही है कि उसकी गंदम जो है कितने की बिकनी है। बेचारा फार्मर नहीं कर रहा। मुबशिर भाई, आईपीपी से गवर्नमेंट बिजली खरीदती है, रेट का तयन करती है ना कि इस रेट पे खरीदूंगी, फिर उन्हें जितना प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लेती है ही नहीं। देखिए आमदन पर देखें, पहली बात यह है कि यह गलत कॉन्सेप्ट है कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी है। बात में पहले ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमारा जमींदार इंटरम टैक्स नहीं देता, हमारा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है वो नहीं देती, और हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ा होता, क्योंकि आप ऐसे डिफेंड करते हैं, आप जैसे लोग डिफेंड करते हैं टैक्स। मैं आपको कुछ और कह रहा हूं, आप कुछ और कह रही हैं, फर्क इतना है। अब आप सुन लें, एक मैं बात कर रहा हूं एथिक्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी के, ठीक है? आप बात कर रहे हैं, आप एक प्रिंसिपल बात करें अकाउंटिंग प्रोसीजर की। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग प्रोसीजर ज़रूर अप्लाई होना चाहिए, हर सूरत अप्लाई होना चाहिए। इस मुल्क में हर एक को टैक्स देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा। मुबशिर भाई, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक आदमी के पास 10 एकड़ जमीन है, उसने गंदम लगाई, उसने सरकार के रेट पे गंदम बेच दी, उसको 10 लाख रुपए बचे, उसे 10 लाख रुपए बचे आमदन, फर्ज कर लें, ठीक है, 6 माह में। जो 10 लाख रुपए आमदन है उस पर टैक्स होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, मेरी एक अर्ज सुन लें, जब उसको नुकसान होता है तो वो सरकार पूरा कर रही है।
कारोबार में नुकसान नहीं, कारोबार नहीं है वो। कारोबार में हुकूमत तयन नहीं करती कि तुम्हारा ये मजहब होगा, तुम्हारी ये आमदनी होगी, तुमने सिर्फ इतना कमाना है, तुमने इससे ज़्यादा नहीं कमाना। आप मियां मंशा के ऊपर, आप जहांगीर सिद्दीकी के ऊपर, आप अपने चैनल के ऊपर, हम टीवी के ऊपर, तो आप ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा रेट क्या होना चाहिए, तुम्हारी इनकम क्या होनी चाहिए। एक किसान को आप कह रहे हैं नहीं, बस यही है तुम्हारी इनकम। अगर तुम्हारे 1,00,000 एकड़ है तो ठीक है, तुम अरबपति। और अगर तुम्हारे 5 एकड़ हैं तो अपनी ज़मीन के कनक से दाने खाते रहना, यही तुम्हारे लिए बहुत है। यार ये कोई इंसाफ है? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान की ज़राअत की बैठने की वजह ये जिम्मेदार है नहीं। पाकिस्तान में ज़राअत की बैठने की बहुत बड़ी वजह जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पंजाब की और सिंध की। आपके मुल्क में 34% भी, 34%, मैं 100% 34% सर्टिफाइड सीड नहीं है। आपके मुल्क में दवाइयाँ नहीं है जानवरों के लिए। आपके मुल्क में किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। लोग पूरे पंजाब में फ़िश फार्म लगाते हैं, बनाते हैं। एक सैलाब आता है, आप पानी को गलत जगह से काट देती है हुकूमत के लिए, हमने इलाकों को बचाना है, और सारे के सारे फिश फार्म्स बीच में रुड़ जाते हैं। नहीं, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर नहीं करते, उनको इनसिक्योर करते हैं। आप अपनी ज़मीनें बचाते हैं, अपने लैंड्स बचाते हैं, अपनी आप फसलें बचाते हैं, उसमें गरीब आदमी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। उधार लेके फसल लगाता है, उधार लेके फसल काटता है। कोई ज़मींदार, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ मुजम्मिल भाई, आप इस पे रिसर्च करिएगा, जिसकी 5 एकड़ ज़मीन है ना, 5 एकड़ नहीं, वो 500 भी नहीं है, 5 एकड़ जिसकी ज़मीन है ना, वो बेचारा 2 ईदों पे अपने घर वालों के लिए नया कपड़ा नहीं खरीद सकता। एक ईद पे एक आधे घर वाले लेते हैं और दूसरी ईद पे आधे घर वाले लेते हैं। इतनी इनकम नहीं है क्योंकि उधार पे चल रहे हैं सारे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टैक्स का जो निज़ाम है वो मसावी होना चाहिए। अब आप ये देखें, चलें टैक्स पे आ जाते हैं। आप ये देखें कि माज़रत के साथ आप किसी लीडर को ले लें, किसी लीडर को, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा यार, उनके पोर्च में जो गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी हुई हैं वो 2-2 अरब रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं और टैक्स उनका 2,000 रुपया नहीं है। कोई इस कंपनी के नाम पे है, कोई उसके नाम पे, कोई होल्डिंग के नाम पे है, कोई एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी ने उनको मुराद दे दी, ये कर दिया। आपको भी पता है चोरी हो रही है यार, मुझे भी पता है चोरी हो रही है, लेकिन हम वो चोरियां पकड़ने के अहल नहीं है, वो चोरियां पकड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है। और हम गरीब जमींदार को जाके कहते हैं ऐदी बजाओ, एनू डांग मारो सर पे, मार दो गरीब जमींदार को। आप वैसे ही आपकी एग्रीकल्चर खत्म हो गई है। एक यूक्रेन की आमदनी बंद हुई है, पूरा आधे से ज्यादा यूरोप जो है सख्त वो फूड इन्फ्लेशन का शिकार है। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि छोटे फार्मर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि छोटे फार्मर को की मदद भी करनी चाहिए, सॉफ्ट लोन्स देने चाहिए। मेरा और आपका तनाजा क्या है? मैं ये कह रहा, मैं बात समझ पूरी कर लेने दें। मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी ज़राअत से इनकम एक खास हद से ज्यादा है, उनकी तादाद 100 है, 200 है, 500 है, 5 है। अगर एक आदमी की ज़रूरी इनकम 50 लाख रुपए है तो उस पर टैक्स होना चाहिए। ज़रूरी इनकम यार बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं उस पर डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट, आप चले एक और एग्जांपल ले लें, आप फार्मर को छोड़ दें। फार्मर तो बेचारा पैदा ही अपना जो है ना वो मार खाने के लिए हुआ है, किसान जो है। देखिए, इस मुल्क का सनतकार भी टैक्स चोर है, इस मुल्क का जिम्मेदार भी टैक्स चोर है, वही टैक्स चोर है। इस मुल्क के सनतकार के पोर्च में भी 2 अरब और किसान टैक्स चोर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं इस मुल्क का हारी टैक्स चोर नहीं है, इस मुल्क का मजदूर टैक्स चोर नहीं है। इस जैसे जो इस मुल्क का तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स चोर नहीं है, क्योंकि उसकी तनख्वाह से सोर्स कर जाता है टैक्स। ठीक है, सैलरी पेशा लोग आदमी देते हैं, 70% टैक्स जो है वो सैलरी पेशा है। मैं वो बात आपसे मुत्तफिक हूँ कि मिडिल क्लास टैक्स में फंसी हुई है, हायर टैक्स रेट्स में फंसी हुई है। और अगर सनतकारों के घर में 2-2 अरब की गाड़ियां हैं तो जागीरदारों के घर में भी 2-2 अरब की गाड़ियां खड़ी हैं। अगर सनतकार ने उसके लिए टैक्स चोरी का रास्ता बनाया हुआ है तो जागीरदार ने भी बनाया हुआ है, यकसा चोरी कर रहे हैं दोनों। यार मैं जागीरदार और किसान में फर्क ही कोई नहीं है,
मैं किसान की बात कर रहा हूँ सर। किसान देखो ना, प्रॉब्लम जागीरदार जहांगीर तरीन है, जागीरदार कोई जतोई है, जागीरदार कोई मजारी है, लेकिन एवरेज होल्डिंग जो है वो तो 5 से 10 एकड़ की है यार एक इंसान की। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ना, हमने ये तनख्वाह में लगाया कि अगर 50,000 से ज्यादा किसी की तनख्वाह है तो वो 5% टैक्स देगा। यही रूल है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब 6 लाख रुपए अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आप टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। ठीक, मैं यही कह रहा हूं कि अगर किसी की अपनी ज़राअत से 6 लाख रुपए इनकम है तो टैक्स स्लैब में आ जाएगा। अब आप मुझे दूसरी एक बात बताएं। प्रॉब्लम ये है, आपने तो जब ये असेंबली जमा की है सारी, उसमें तो कोई मैट्रिक पास है और कोई FA पास शायद वो भी हैं कुछ लोग। यानी कमाल है, ये लोग आके हमारे कानून साजी करेंगे और जमहूरियत के नाम पे जिंदा रहेंगे। जमहूरियत का मतलब यही है कि अनपढ़ जाहिल चोर लुटेरे को हम ला के अपने सरों के ऊपर बिठा लें कि वो हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए फैसले करता रहे। ये हुस्न है जी जमहूरियत का। चले मान लिया ये हुस्न है एक लम्हे के लिए। प्रॉब्लम ये है मुजम्मिल साहब, इस मुल्क में जो टैक्स देता है उसको कोई आराम नहीं है, और जो टैक्स चोरी करता है उसको कोई नुकसान नहीं है। पहले आप टैक्स चोरों को लटकाना तो शुरू करें। यस, आई एग्री। इस मुल्क में टैक्स चोरों के साथ सख्ती करनी हो। चलें, अब ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। रिस्पेक्टिव, अगर आपने इस मुल्क को फाइनेंशियली वायबल करना है, कर्ज की मैं से जान छुड़ानी है, तो मैं अपने दर्जनों ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो हैसियत में मुझसे अमीर हैं और टैक्स में मुझसे कम देते हैं, बिल्कुल गरीब है। अब प्रॉब्लम एक और है, अभी आप पिछले 1.5 साल के अंदर देख लें, टैक्स रिटर्न्स कोलैबोरेट करता हूं तो मैं उनसे 3 गुना ज्यादा टैक्स दे रहा हूं। उनके घर मुझसे बड़े हैं, उनकी गाड़ियां मुझसे अच्छी हैं, उनके माली हालात मुझसे बेहतर हैं, लेकिन वो टैक्स मुझसे कम देते हैं क्योंकि मेरी तनख्वाह से कट जाता है। वो अपनी रिटर्न सही जमा नहीं कराता। सही कह रहे हैं, मैं मानता हूं। अब एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है, रिटर्न को भी मारें गोली, आप रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न के नाम पे भी FBR, जिस तरह से CBR जो है अपना लोगों को लूट रहा है, और जितनी करप्शन वहाँ पे हो रही है दुनिया, इस मुल्क में किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। सबसे ज़्यादा करप्शन यहाँ पे हमारी CBR में हो रही है। एनीवे, आपने 1.5 साल के अंदर आपने देखा कि 8 बैंकों के ऊपर जनाब एलिगेशंस लगी कि इन्होंने डॉलर ट्रेड में इन्होंने 800 मिलियन से लेकर $1.5 बिलियन तक जो है वो किया। उसकी वजह से मार्केट में डॉलर ऊपर चला गया, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया, आम इंपोर्टर की पहुंच से बाहर हो गया, उनके बिजनेस बंद हो गए, और इन लोगों को पूछा नहीं, वो उसी तरह बैंकिंग कर रहे हैं, उसी तरह 22% सूद ले रहे हैं। यार ये निज़ाम इंसाफ है आपका? ये इस्लामी निज़ाम है? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? ये आप लोगों की लेजिस्लेशन है? बशीर साहब, वो को प्राइवेट बैंक करते तो और बात थी, वो नेशनल बैंक ने ये काम किया है। हाँ, तो फिर बंद कर दे उसको। नेशनल बैंक को करने की क्या जरूरत है, जो सरकार का बैंक है। तो फिर मेरा मतलब है कि नेशनल बैंक का जो प्रेसिडेंट है उसको जेल में डाले ना, जेल में डाले तमाम डायरेक्टर्स को। मैं समझता हूँ नेशनल बैंक के जिस प्रेसिडेंट ने ये काम किया था उन्होंने तो नैब से दे देना चाहिए था। और चूंकि आपका नेशनल बैंक इन्वॉल्व था, आपने 25-25, 30-30 करोड़ रुपए जुर्माना करके जान छुड़ा दी चारों। तो क्यों नहीं किया आपने? उनको जेलों में क्यों नहीं डाला सारे डायरेक्टर्स को? चाहिए था, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, डालना चाहिए था। सारे बैंकों के लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए था। एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ये 30-30 करोड़ रुपए लोगों ने 8-8 अरब रुपया बनाया है। मुझे एक बैंकर ने बताया कि हमने 4-6 अरब रुपया बनाया था, 30 करोड़ जुर्माना हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, 6 अरब का प्रॉफिट है, 30 करोड़ जुर्माना भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, देखे ना, इसीलिए। और आपकी पार्लियामेंट क्या कर रही है? कल आपने देख लिया जिस तरह से घटिया गुफ्तगू हुई है वहाँ पे। वो कहने को तो हाफिज है, वो फरज जो है वो टपोरिया, उसने जिस तरह उठ के जो जुबान इस्तेमाल की है, और जिस ये पार्लियामेंट में आपका स्पीकर जो है चुप कर भाई, इसको ख़त्म कर दो, पूरी रिकॉर्ड करा के हर चीज़ पे ख़त्म कर दो। यानी इन लोगों ने फैसले करने हैं, ये चलेगी इस तरह से असेंबली? इन्होंने नहीं करनी है, निज़ाम यही है जी, इसी से बेहतर ये नहीं है कोई निज़ाम। मैं माजरत के साथ, मैं ऐसे निज़ाम को नहीं मानता। मैं ऐसे निज़ाम को नहीं मानता जो उठाई गिरों को, लुच्चों को, लफंगों को उठा के मेरे सर के ऊपर बिठा दे। मैं ऐसे निज़ाम को नहीं मानता, कोई निज़ाम नहीं है ये। मैं देने के लिए के भी हक में नहीं हूँ, इनको लाके ना वो FA पास जर्नैल बिठा ले, मैं उसके भी हक में नहीं। मैं कह रहा हूँ आप किसी को ना बिठाएं, लेकिन चोर के हाथ तो काटें, कातिल की गर्दन तो काटें।
रेपिस्ट को सरेआम कोड़े तो पड़े, इंसाफ तो हो ना इस मुल्क में, मैं ये कह रहा हूं। मुझे नहीं पता, मेरे लिए ये जर्नैलों से बेहतर है। मेरे लिए अपना ये किसी से भी बेहतर नहीं है यार। मेरे लिए मेरा सब्जी वाला जो है ना वो इनसे बेहतर है। कम से कम आप करके तो बात करता है। आप जितना मर्जी इख्तलाफ करें लेकिन तमीज के दायरे में करें। मैं कमजोर जमहूरियत को मजबूत आमरीत से बेहतर समझता हूं। मैं इस तरह के लॉजिक में नहीं पड़ता, ये बेकार की बातें। कमजोर जमहूरियत इंतहाई कमजोर होती है, बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में आमरीत ने बड़ी तरक्की की है। मुजम्मिल साहब माजरत के साथ, चाइना सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, सऊदी अरेबिया दूसरी एग्जाम्पल है, यूएई है, कतर है। खुदा के लिए आमरीत ही रहती यहाँ पे तो अच्छा होता। ये डंडा पीर मुस्टंडिया था। ये मुल्क नहीं है जमहूरियत का, ये डंडों का मुल्क है। आमरीत निकालनी हो, चले निकाल देते। आमरीत ना निकालें, अंकल्स निकाल दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अपनी मरियम को चाहिए अपने अंकल्स निकाल दे। ये किन अंकल्स का कह रहे हैं? वो बूढ़ा हो गया, उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वो केड़ा मेरे मतलब 22 साल का जवान मुंडा है। नहीं, ये जमहूरियत का हुसन नहीं है। आपको जब काम होता है तो आप एक बीमार चौधरी शुजात के लेफ्ट और राइट जाके बैठ जाते हैं, जिन बेचारे से खुद बैठा भी नहीं जाता। ठीक है, उनको पकड़ के बिठाना पड़ता है। अल्लाह उनको सेहत दे। शाहिद खाकान अब्बासी, आप बूढ़े हो गए, आपको बाकी बूढ़े नहीं नजर आ रहे। मियाँ साहब नहीं आपको बूढ़े नजर आ रहे, आपको जरदारी साहब बूढ़े नहीं नजर आ रहे, क्योंकि जमहूरियत का हुसन है। मौलाना फजलुर रहमान नहीं बूढ़े नजर आ रहे। शाहिद खाकान साहब कह रहे हैं ना कि अंकल्स निकाल दें, तो अपने आप को निकाले, बाकी तो नहीं कह रहे। जब उन्होंने तो छोड़ दिया है ना, उन्होंने तो छोड़ दिया है ना कि मैं अंकल्स को नहीं बनने दूंगा, तो लोगों ने उनसे सवाल किया, भाई अपनी पार्टी से निकाल दो, खुर्शीद शाह को निकाल दो, नवीद कमर को निकाल दो, कायम अली शाह को निकाल दो, आसिफ जरदारी को निकाल दो, दूसरों को क्यों कहते हो? तो जो अंकल्स को चले निकालने पे आए हैं, तो अब निकालने की बातें हो रही हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने कह दिया मैं आरोज को निकालूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मौलाना को निकालूंगा नहीं, अंदर डालूंगा पागल खाने में, ये वो कह रहे हैं। अब कुटकटा शुरू हो जाना है, अब लड़ाई झगड़ा होना है, अब सूबे आमने सामने खड़े होने हैं, अब एनार्की और सिविल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं ना। मैनू लगता है कि मेरा मतलब पेशावर च चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ही पर्चा हो जाना है और उन्होंने अपनी हुकूमत ही उसके खिलाफ FIR हो जानी है। उसको ये नहीं पता कि SHO जब FIR देता है तो वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी दे देता है। कोई रुकावट नहीं है इनमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए ना, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुआ है, उसी पे भुट्टो को फांसी भी लगी थी, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप एक कॉन्फ्रंटेशन पे आ गए हैं ना एनार्की के ऊपर, मैं ये कह रहा हूँ। जब चीफ सेक्रेटरी और IG चेंज नहीं ना होंगे और जब उनको समझ आएगी कि ये हुकूमत जो है ना वो जो है कांटों की सेज है, मैं कुछ नहीं कर सकता, 3 महीने बाद वो आपको कहते नजर आएंगे कि मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मेरी ब्यूरोक्रेसी मानती नहीं है, वो ऐसी तकरीरें करते भी नजर आएंगे। कख नहीं होना, आप बेफिक्र है। इस मुल्क की अफसरशाही जो है ना वो इन हुक्मरानों को बांधना जानती है। गंडापुर जैसे कई आए और गए। तो ये अपना जावेद लतीफ को किसने बांधा था? क्योंकि अब वो भी कहते हैं कि मुझे तो हरवाया गया है और मुझे पार्टी ने कहा कि तुम वसी तर मफाद में खामोश हो जाओ। नहीं तो वो हार रहे थे तो हरवाया गया। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मुझे हरवाया गया और यानी कुछ हल्कों ने मेरे ऊपर क्रॉस लगाया। बताओ, मुझे पार्टी ने कहा कि तुम चुप रहो, खामोश रहो। ये तो बहुत बड़े इल्जाम। तो ना रहे ना, किसने कहा है उनको रहने के लिए? उन्होंने तो कलमा हक बुलंद करना है, उनको नहीं रहना चाहिए खामोश। वो सारी साजिश बाहर ले आए। वो ये क्यों कहते हैं ये हुआ तो बता दूंगा, वो हुआ तो बता दूंगा? बता देना यार, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान। बार्गेन क्यों कर रहे हैं? और यार अगर आरिफ अलवी बार्गेन कर सकते हैं सदर पाकिस्तान, तो फिर किसी और को बार्गेन करने का हक नहीं है। हम आरिफ अलवी के बार्गेन करने के भी खिलाफ हैं और जावेद लतीफ के बार्गेन करने के भी खिलाफ हैं। हम हर बार्गेन के खिलाफ हैं। ठीक है, उस बार्गेन के भी खिलाफ है जिसे करके लोग बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल, मैं तो प्री बार्गेन की नैब के भी खिलाफ हूँ। नैब का प्री बार्गेन का रूल भी खत्म होना चाहिए। अच्छा, तो अब ये क्या रोल हो गया कि PTI ने एक और यू टर्न ले लिया, मियां असलम की जगह राना आफ्ताब को नामजद कर दिया वजीर आला को उम्मीदवार। ये यू टर्न क्यों हुआ है? मियां असलम साहब गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, उनको वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। उनको समझ आ गई है कि पंजाब आऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वो आपने फिल्म देखा है ना पंजाब आप ये देखें, जो पुलिस ने लोगों के मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाके जिस तरह से बदतमीजियाँ की थी उन दिनों में, लोगों की माओ बहनों के साथ जितना फिजिकल इन्होंने एक्ट किया था,
लोग सारी उम्र मर जाएंगे, उसको नहीं भूलेंगे। इस पे कितना ब्लेम करना हमने लोगों को। जब तक सजा नहीं देती हैं अदालतें, ब्लेम तो करना है ना, अदालतों को सजा देनी चाहिए। अदालतों को चाहिए ना उन पुलिस वालों को पहले सजाएं दें। अदालतों को चाहिए पहले 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा। नहीं, फेयर इनफ, लेकिन उन पुलिस वालों को जिन्होंने 9 मई का बहाना करके अपनी जातियात में और पैसे लेकर करप्शन की, जिन्होंने पैसे लेके मुखालफीन के ऊपर पर्चे कटवाए और उनको सजाएं दी, उनके घर में हरासा किया लोगों को, उनको छोड़ देना चाहिए। सजा तो किसी को भी नहीं हुई। तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको पकड़ना चाहिए। और जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उन्हें इस बुनियाद पर माफी नहीं मिल सकती कि वो इलेक्शन जीत गए हैं। मैं तो मान ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ना माफी मिले। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मुल्क का कानून है वो मकबूलियत के ताबे नहीं है, मकबूलियत कानून के ताबे है। नहीं, फेयर ना, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 9 मई क्या, आप 8 मई और 7 मई के मुजरमों को भी सजा दें। सबको अपनी गिरफ्तारी खुद देनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन इलेक्शन है जहां मफरूरों और इख्तियारियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है अदालतों ने। ये मुल्क किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होता कि मफरूर और इख्तियारी इलेक्शन लड़ लेते हैं कानून। यार आप ऐसी बातें ना किया करें। कल भी असद तूर जो है 9 घंटे FIA कस्टडी में बैठ के आया। असद तूर 9 घंटे FIA कस्टडी में आया। आप जजेस के ऊपर बातें करनी है तो प्लीज खुद से करें। सर मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं ऑनरेबल जज साहब, मेरे कानों में आवाज नहीं आ रही मुजम्मिल साहब की, पता नहीं कनेक्शन खराब है। मैं कहता हूं कि ये स्याह तरीन इलेक्शन है जिसमें मफरूरों और इख्तियारियों के कागज मंजूर किए गए हैं, और दुनिया की कोई जमहूरियत, कोई कानून, कोई आइन बता दे जहां मफरूर और इख्तियारी इलेक्शन लड़ सकता है कानून के आगे सरेंडर किए बगैर। बता दें कोई दुनिया का। मुझे मैं फांसी लगने को तैयार हूं, आप कानून बता दें। चलें, आप इश्तिहारी को तो छोड़ दें, लेकिन जो दौरान कैद है जिसमें इमरान खान भी हैं और वो टोने वाली आंटी भी हैं, इन लोगों पे केसेस अब लग गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या ख्याल है, इनको कोई रेस्पाइट मिलेगा? कानून के मुताबिक होना चाहिए, जो कानून में लिखा है। मैं ना रियायत के हक में, ना सख्ती के हक में। नहीं, उनके वकला तो बड़े कन्विंस्ड हैं कि जनाब उनको छूट मिलेगी और वो रिलीफ मिल जाएगी। देखो जी, वकील कन्विंस ना हो तो केस ही क्यों पकड़े? वकील का कन्विंस होना कोई ऐसी बात नहीं है, अदालत का कन्विंस होना जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में प्रोपेगेंडा पे, फेक न्यूज पे, कैरेक्टर असैसिनेशन पे सख्ती होनी चाहिए, और हम इस तरह ये मुल्क जो है प्रोपेगेंडे की नजर नहीं कर सकते। फेयर इनफ। अल्लाह करे कि जो भी हुकूमत आए इस मुल्क में वाकई वो आइन और कानून के मुताबिक चले और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर से बेहतर दिन आए। गो मुझे उसमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं ताकि अल्लाह ही हमारी जो है वो आखिरी और पहली उम्मीद होता है, हम उसी से मांग सकते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए अच्छा करे। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे ज्वाइन करने के लिए, और मैं आपसे माजरत का हूँ कि मैंने आपसे हीटेड आर्गूमेंट की, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट्स में और हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे भी पढ़ी लिखी हीटेड आर्गूमेंट्स होनी चाहिए, जिसमें आप ज़रूर तेज़ तेज़ बोलें, बगैर गाली दिए हुए, बगैर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, और दलील से बात करें ताकि हम आगे बढ़ें। हम सिर्फ गाली देना आ गया हमें, लेकिन हमें जो है अपनी आर्गूमेंट्स आर्टिकुलेट नहीं करनी आ रही है। ये एक अलमी है हमारा मुकम्मल। डायलॉग माशरे का हुस्न है। बिल्कुल है। इख्तिलाफ और मुकालमा माशरे का हुस्न है। दैट्स ट्रू, आई एग्री विद यू। मुजम्मिल साहब, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।